हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। फेस्टिवल रहने के कारण 1-2 दिन जो क्लास है, मॉर्निंग का क्लास और इवनिंग के क्लास में डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अब आप लोगों का क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस पे होगा। जो भी स्टूडेंट झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो सुबह के 8 बजे का क्लास ज़रूर देखिए, और जो बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो रात के 8 बजे का क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो एनसीईआरटी बुक दिया गया उसमें जो टॉपिक है, एनसीईआरटी बुक के सारे टॉपिक को तो कवर करवाया ही जा रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी कवर करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ मॉर्निंग के क्लास की अगर बात की जाऊँ तो झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो सुबह का 8 बजे का क्लास है, इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारे क्लासेस को कवर करवाए जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता हो कि झारखंड माध्यमिक आचार्य में समाजशास्त्र विषय में आपको टोटल कितने सीट दिए गए हैं, तो टोटल आपके सीट है 159 सीट है। और ये झारखंड राज्य का गठन होने के बाद, मतलब 2000 में झारखंड राज्य की गठन हुई है, उसके बाद से लेकर 2025 हो गया, यानी 25 साल में सोशियोलॉजी यानी पीजीटी लेवल पे आपको ये पहली बार वैकेंसी देखने को मिल रही है, और ये हाईकोर्ट के आदेश से आई है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर रखिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे तो देखिए, इसमें हाईकोर्ट बोला गया था कि विदिन 3 मंथ्स के अंतर्गत इस एग्ज़ाम को लेने के लिए, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले जो हाईकोर्ट में एक और केस फाइल हुआ था एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो जिसके अंतर्गत अभी बोला गया है कि 31 जनवरी 2026 में इस वैकेंसी को पूरा क्लियर करना है, मतलब इसका नियुक्ति प्रक्रिया को, पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसा कि मुझे पहले लग रहा था कि इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, अक्टूबर में हो जाएगा ऐसा, तो अभी जब जनवरी चला गया है तो मुझे लगता है कि इसका जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर मिड चला जाएगा, मतलब आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो 1 मंथ का अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो ये हम स्टूडेंट के लिए ही बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें, ठीक है। और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि अपनी तैयारी को और बेहतर करें, क्योंकि देखिए सिलेबस तो कम नहीं है, 67 यूनिट दिया गया है। अगर मैं यूट्यूब में जितने भी फास्ट वे में क्लास लूँ फिर भी मुझको 2 महीने का समय लगेगा ही, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको, अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, यूट्यूब पे तो आप लोग का क्लास चलेगा ही, लेकिन अगर आप पेड ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक मिनिमम फीस में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक बात की जाए तो यूनिट 50 तक का आप लोगों को जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो 50 तक का तो आपको नोट्स मिल गया है, बाकी बचा 17 यूनिट, उसको भी मैं जैसे जैसे कंप्लीट होगा विदिन आपको 1 वीक में सारा ही आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और YouTube पे आप लोगों का जैसे क्लास चल रहा है वैसे चलेगा। YouTube पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर करते हुए चलूँगी। आप लोग नोट्स को लीजिए, नोट्स को पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आप लोग YouTube का क्लास भी देखिए, जिससे आपको, जैसे आप देखिए यहाँ ऐसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो आपको सिलेबस अकॉर्डिंग नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। जैसे देखिए आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 10, यूनिट 9 तक का हम लोग का क्लास हो चुका है। अभी आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट 10 है हमारा। यूनिट 10 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिया गया है नव मार्क्सवाद। क्या है, नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद के अंतर्गत हम लोगों को वो पढ़ना होगा किनके बारे में, तो अल्थुजर के बारे में।
किनके बारे में, अल्थुजर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इनके हम लोग देखते हैं कि इनके क्या थ्योरी है, क्या इनके इम्पोर्टेंट बुक्स है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को ईजी से ईजी वे में डिलीवर करूं, ताकि आप लोगों को कौन सा समझ में आए। अगर आप लोगों को क्लास ऐसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में, अल्थुजर जी के बारे में। अल्थुजर जिनका कि पूरा नाम है लुई पियरे अल्थुजर। क्या नाम है, लुई पियरे अल्थुजर, जिनको कि हम लोग अल्थुजर के नाम से जानते हैं। हम लोग नॉर्मली उनको क्या बोलते हैं, अल्थुजर बोलते हैं। और इनका जो काम है वो किसके ऊपर में है, तो नव मार्क्सवाद के ऊपर में है। देखिए जब मार्क्सवाद, जैसे कि मैं आपको जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगी तो आप लोगों को सोशियोलॉजी का कीवर्ड भी दूंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप लोगों को 500 कीवर्ड मिलेगा, प्लस 200 के जैसा जो कीवर्ड है वो एनसीईआरटी सीरीज से भी मिलेगा। एनसीईआरटी मतलब जो एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का बुक में दी है उससे भी मिले। तो जब मार्क्सवाद, जैसे ये एक सोशियोलॉजी का एक कीवर्ड हो गया, तो मार्क्सवाद जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक इनका है तो कार्ल मार्क्स का है। तो उसी के अंतर्गत जो नव मार्क्सवाद है इनको कौन बताए हैं, तो लुईस अल्थुजर बताए। तो इनका जो कार्य है, इनका जो वर्क है वो किसके ऊपर में है, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के ऊपर में। किसके ऊपर में है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के ऊपर में। और इनका जो अध्ययन का क्षेत्र था वो कौन सा था, दास कैपिटल एंड द इकोनॉमी द फिलोसफिकल। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है, दास कैपिटल एंड द इकोनॉमिक द फिलोसफिकल ये इनका कार्य क्षेत्र है। ठीक है, इनका लुईस अल्थुजर का ये इनका कार्य क्षेत्र है। तो आप लोग को यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि मार्क्सवाद क्या है, नव मार्क्सवाद क्या है, इसके बीच में भी तो हमको अंतर जानना चाहिए, तब तो हमको कौन से भी हमारा क्लियर होगा कि ये क्या बोला जा रहा है। तो देखिए मार्क्सवाद जो होता है इसमें कार्ल मार्क्स जी की अवधारणा थी कि समाज के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्ग मौजूद हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। और इतिहास में ऐसा कोई भी समय नहीं हो जहाँ पे आपको क्रांति ना देखने को मिले, और जो सर्वहारा वर्ग है उसको अपने अधिकार की रक्षा के लिए क्रांति करनी पड़ेगी। ये मार्क्सवादी का विचार था। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र के ऊपर में हमारे ऊपर में जो 2 वर्ग हैं, जो एक शोषित वर्ग एक शोषक वर्ग, तो जो शोषक वर्ग होते हैं वो शोषित की वर्ग के ऊपर शासन करते हैं। ये मार्क्सवादी जो विचारधारा के थे उनका मानना था। नव मार्क्सवाद उसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ठीक है हमारे समाज में, इतिहास में हमें क्रांतियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में 2 वर्गों के आधार के रूप में ऐसा नहीं है, बल्कि हम विचारधाराओं के माध्यम से, ठीक है, हमें शिक्षा के माध्यम से, आर्थिक नीति के माध्यम से, और ऐसे बहुत सारे विभिन्न कारण भी हो सकते हैं जो कि समाज के ऊपर कोई जो शोषित वर्ग है उनके ऊपर शासन कर सकते हैं। जो शोषक वर्ग है वो शोषित वर्ग के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो मेनली जो यहाँ पर अब हम लोग इनका जो थ्योरी है उसको देखते हुए देखेंगे कि अल्थुजर का जो थ्योरी था वो किसके ऊपर था, तो विचारधाराओं के ऊपर में था। किसके ऊपर था, तो विचारधाराओं के ऊपर में था। अब इनके हम इम्पोर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बुक्स को देखने से क्या होगा कि आपका 50% जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो थिंकर है वो किस आधार पर अपना अब सिद्धांत को दिए हैं। तो इनके इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला इनका बुक है जो कि क्या है, फॉर मार्क्स। क्या है, फॉर मार्क्स, क्योंकि ये दास कैपिटल किसका था, कार्ल मार्क्स का था। इन्हीं की पुस्तक को अपना अध्ययन का क्षेत्र देते हुए उन्होंने दास कैपिटल एंड द इकोनॉमिक द फिलोसफिकल इस बुक की रचना की थी। आप लोग का आज का होमवर्क रहा कि इस बुक का रचना काल मुझको बताइए कि कब है।
मुझको कमेंट करके बताइए कि दास कैपिटल एंड द इकोनॉमिकल द फिलोसफिकल, इसका रचनाकाल क्या है। तो इनकी सबसे पहले पुस्तक कौन थी? 4 मार्क्स थी, ठीक है, जिसका रचनाकाल क्या था? 1965 था। सेकेंड इनकी बुक की बात की जाए तो आयोडोलॉजी एंड आयोडोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। सेकेंड इनकी बुक क्या है? आयोडोलॉजी एंड आयोडोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, ये इनकी सेकंड बुक है। इसका रचनाकाल क्या है? 1970। इनका जो सिद्धांत है अल्थुजर का, वो इसी पुस्तक के ऊपर में है। इन्होंने इसी पुस्तक में अपने सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसको कि आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। थर्ड है इनका ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म आयोडोलॉजी। देखिए ये सभी क्या है? बुक है, इसलिए इन सभी का आपको इंग्लिश में ही नाम को याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में ही नाम को याद रखना पड़ेगा। फोर्थ इनकी बुक है लेनिन एंड फिलॉसफी, लेनिन एंड फिलॉसफी, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसे, एंड अदर एसे। और जानते हैं ये जो टॉपिक है सिर्फ आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य के इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके रचनाकाल क्या है? 1971। इसका रचनाकाल क्या है? 1971। नेक्स्ट इनकी बुक है एसे ऑन आयोडोलॉजी, एसे ऑन आयोडोलॉजी। इसका रचनाकाल क्या हो गया? 1973, एसे ऑन आयोडोलॉजी। नेक्स्ट इनकी बुक है द फ्यूचर लास्ट फॉर एवर, द फ्यूचर लास्ट फॉर एवर, ए मेमोरी, ए मेमोरी। इसका रचनाकाल क्या है? 1992। ये जो बुक है ये लुईस अल्थुजर के मृत्यु के बाद लिखी गई थी, और आप इसको मान सकते हैं कि ये इनका एक बायोग्राफी के जैसा है, ठीक है। आप एक चीज फॉलो किए, हर एक इनकी पुस्तक में आयोडोलॉजी ये शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? आयोडोलॉजी, आयोडोलॉजी। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो सिद्धांत है, वो किसके ऊपर में? विचारधारा के ऊपर में। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके सिद्धांत के बारे में, कि आयोडोलॉजी एंड द आयोडोलॉजिकल स्टेट अप्रेशर्स, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है विचारधारा और वैचारिक राज्य उपकरण। एपरेटस का मतलब क्या होता है? उपकरण होता है। देखिए लुईस अल्थुजर ने यह तर्क दिया कि जो समाज है वो क्या होता है? विचारधारा से संरचित होता है, विचारधारा से चलता है। जैसा कि हम लोग का जो भारतीय समाज है, हमारा भारत का जो समाज है, इसका जो संरचना है वो किस आधार पे है? जाति के आधार पे है। जाति के जो संरचना है ये एकदम आप लोगों का पूर्वजों से चलती आ रही है, आपका वर्षों वर्षों से चलती आ रही है, और आगे आने वाले भी कई वर्षों में ये जो जाति प्रथा है ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये खंडित नहीं होने वाली, ये विचारधारा जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके मन में बैठी हुई है। तो वही वो बोलते हैं लुईस अल्थुजर कि समाज क्या है? ये विचारधारा के द्वारा संरचित होती है, जो विश्वासों और मूल्यों की एक प्रणाली है। उन्होंने अब मान लीजिए ये विचारधारा हमारे अंदर आई कैसी है? तो पूर्वजों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं, और ये जो विचारधारा है ये कायम है। जैसे बात की जाए हम भारतीय समाज के अंतर्गत, तो भारत में मेनली क्या बोला जाता है? 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें बोला गया है कि इनका जो उत्पत्ति हुआ है वह कैसे हुआ है, तो ब्रह्मदेव से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, फिर मतलब ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से, पेट से, बाजू से, पैर से, तो उस हिसाब से वर्णन किया, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से वर्णों का वर्णन किया गया है। तो उसमें बोला गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके मुख से ब्रह्मा का, तो उनको मेन क्या है, वो भगवान का ही रूप है, जिसके कारण हमारे समाज में यह विचारधारा है कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण की हत्या होती है तो 100 गायों की हत्या के समान पाप चढ़ता है। ठीक है, फिर ये विचारधारा मौजूद है कि ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए, तो जो बच्चे हैं उनको भी बोला जाता है कि आदर सत्कार कीजिए। जो समाज के अंतर्गत जितने भी मान लीजिए जो कर्म होते, जैसे 16 जो संस्कार हैं, तो उसमें कौन उद्धार करेगा, कौन वो कर्मों को कराएगा, तो ब्राह्मण ही करवाएंगे। मतलब मेनली क्या है कि ब्राह्मण का समाज के अंतर्गत तो ऊंचा स्थान है, और जो दलित वर्ग हैं, ठीक है, उनका समाज में स्थान कैसा है, निम्न स्थान है। तो ये क्या है, मनुष्य के अंतर्गत ये विचारधारा पहले से मौजूद है, और इसके माध्यम से जो डोमिनेंस कास्ट, मतलब जो प्रभुत्वशील जाति के वर्ग के लोग होते हैं, वो समाज के अंदर क्या करते हैं, प्रभुत्व स्थापित करते हैं, शोषक का कार्य करते हैं। ठीक है, जो उनका मार्क्सवाद का सिद्धांत था उसी की ये क्या बोलते हैं, एक अवलोकना करते हुए अल्थुजर बात करते हैं। सेकंड उन्होंने क्या बताया है, इंटरप्लेशन। ठीक है, अपना तो इंटरप्लेशन, इसमें अल्थुजर बोलते हैं कि ये एक ऐसी अवधारणा है जो कि विचारकी संदेशों के द्वारा व्यक्तियों को अधीनता में कैसे शामिल किया जाता है, इसके बारे में बात की जाती है। इसमें बोला जाता है कि ये जो विचारधारा है यह व्यक्तियों के अंतर्गत खुद ही मौजूद हो, जो दलित होते हैं, जो दलित वर्ग के लोग होते हैं, उनके अंतर्गत जन्म से ये विचारधारा, जन्म होने के बाद ही उनको छोटे से ही सिखा दिया जाता है कि तुम दलित हो। ठीक है, तुम अपने से उच्च वर्ण के लोगों को छू नहीं सकते। छुआछूत का हम लोग को समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो विभिन्न चीज़ों के माध्यम से हमें ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, थर्ड वो बात करते हैं द रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद का पुनरुत्पादन। अल्थुजर, जहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते थे कि पूंजीवाद जो है वो मेन फैक्टर है समाज में दो वर्ग का, कि कोई एक वर्ग जो है उसके पास पैसा है, पूंजी है, तो वो और बड़ा और धनी होता जाएगा, किसी के पास पैसा नहीं है वो दिन के दिन वो गरीब होता जाएगा, दलित होता जाएगा। तो अल्थुजर तर्क देते हैं कि सिर्फ पूंजीवाद ही मेन इसका कारण नहीं है। ठीक है, आर्थिक साधन तो कारण है ही, आर्थिक साधन है, लेकिन साथ ही साथ हमारे विचार की, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा वो भी है, और सांस्कृतिक तंत्र भी है, वो भी माध्यम बनते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बात की पूंजी का बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स का ही हम लोग अगर बात लेते हैं, पूंजी का बात करते हैं, तो जैसे जिस वर्ग के पास पूंजी अधिक, हम पूंजीपति वर्ग को ही देख रहे हैं, और जिसके पास नहीं है, मान लीजिए जो सर्वहारा वर्ग है, तो उसमें से भी तो किसी के पास कभी तो पैसा ज़्यादा होगा, तो वहाँ भी तो जरूरी नहीं है ना कि जितने लोग रहते होंगे वो सभी एक ही तरह का होंगे। वो सर्वहारा वर्ग में भी आपको कोई थोड़ा धनी होगा, थोड़ा कम होगा, तो फिर वहाँ पर भी तो आपको दो वर्ग देखने को मिल जाएगा। जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होगा वो बोलेगा मेरे पास पावर अधिक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूंजी ही मेन कारण है, बल्कि क्या बोला जा रहा है कि हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे संस्कृति के माध्यम से भी क्या होता है, पुनरुत्पादन होता है। फोर्थ वो बात करते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, यानी संरचनात्मक मार्क्सवाद। अल्थुजर बोलते हैं कि अल्थुजर बताते हैं कि जो संरचनात्मक मार्क्सवाद है कि विकास में योगदान दिया है। वे बोलते हैं समाज की अंतर्निहित संरचनाएं का जब वो विश्लेषण करते हैं और व्यक्ति के विचारों को कैसे आकार देते हैं, इसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि मनुष्य के अंदर का जो विचारधारा है वो कैसे आई है, कैसे आई है कि समाज में कोई उच्च वर्ग है, कोई निम्न वर्ग है, ये विचारधारा, इसका अध्ययन करते हैं। फिर फिफ्थ नंबर है इनका रीडिंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कैपिटल अगर आ जाएगा तो अब जान लीजिएगा किसका है, अल्थुजर का है। इसमें बोलते हैं कि अन्य विद्वानों के साथ मिलकर रीडिंग कैपिटल प्रकाशित की, जिसमें कार्ल मार्क्स के जो कैपिटल की पुनर्व्याख्या की और पेशकश की कि मार्क्स ने जो संरचनात्मक पहलुओं को समझाने पर जोर दिया था,
ठीक है, जो संरचनात्मक पहलू, ठीक है, कि पूंजीवाद के बारे में जो वो बात करते हैं उसको और वर्णन करके कौन बात करते हैं, अल्थुजर बात करते हैं। फिर है मानवतावादी विरोधी। अल्थुजर बोलते हैं, अल्थुजर का जो काम था, उनकी काम की परिभाषा में, मतलब उनका जो सिद्धांत था उसकी परिभाषा में ये बताया गया कि किस प्रकार से मानवतावाद भी अस्वीकृत है। उन्होंने यह तर्क दिया कि पारंपरिक मार्क्सवाद मानव विषय और चेतना पर जोर देने के साथ ये त्रुटिपूर्ण होती है। ठीक है, मानवतावाद का हम पूरी विरोधी नहीं कर सकते हैं कि समाज के अंतर्गत दो वर्ग मौजूद है तो एकदम जैसे मनुष्य के अंतर्गत फीलिंग्स ही ना हो, जो दलित वर्ग है उनके ऊपर वो काम ही नहीं करे, उसको कुछ सोचे ही ना, तो वो तो कैसा हो जाएगा, मानवतावादी विरोधी हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। मानवतावादी विरोधी कौन है, तो अल्थुजर इसके संदर्भ में अपना काम करते हैं। तो ये था नव मार्क्सवाद, और किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो लुईस अल्थुजर के बारे में। और आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। विचारधारा आइडियोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको ऑप्शन लुईस अल्थुजर रहता है, तो उसको आप लोगों को राइट करना होगा लुईस अल्थुजर को। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।